अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इस कोर्स के यानी इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो क्या है, एक तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यानी जो यूनिकनेस को जाहिर करे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस बी, यानी बेसिस के साथ उसके बाद कुछ एलिमेंट्स किसी वेक्टर के जो रिलेट करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स विच बी कोऑर्डिनेट वेक्टर इन यूनिकली डिटरमाइन विद द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी के बारे में। उसके बाद हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्राफिकली हम उन्हें उन कोऑर्डिनेट्स को किस तरह मैप करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आइए ग्राफिकल इंटरप्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास बनता है थ्योरम के लेट बी इज इक्वल टू b1 b2 से लेके bn तक है, बी ए बेसिस फॉर ए वेक्टर v, देन फॉर ईच x इन v देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सेट ऑफ स्केलर c1 से लेके cn तक सच दैट आपके पास ये है। हम दोबारा पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने कहा लेट करें कि अगर b आपके पास एलिमेंट्स ये हैं b के, ठीक है, अगर ये हों b1 से लेके bn तक और उनकी जो बेसिस बनती हैं किसी वेक्टर स्पेस v के साथ, तो फिर देन फॉर ईच x की हर एक वैल्यू के लिए जो कि वेक्टर स्पेस में होंगे, एक उनके साथ एक यूनिक सेट ऑफ स्केलर बनते हैं जो कि c1 से लेके cn तक है सच दैट, जो कि ये दिए गए हैं। यानी हमारे पास ये स्केलर और ये हमारे पास बी वाली यानी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस यानी, और ये वेक्टर है, स्केलर के साथ वेक्टर आई हैं हमारे पास वैल्यूज, और इसी तरह ये n टाइम्स तक चलती जाती हैं। ठीक है, जो ये हमें दी हुई हैं इन्होंने। उसके बाद उसने कहा कि इसे प्रूव करें कि ये यूनिकनेस को जाहिर करें। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इनका जो सोल्यूशन आएगा वो एक यूनिक होगा। उसने कहा क्योंकि सिंस बी इज़ ए बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस वी, then by definition of basis by every element of V can be written as a linear combination for of basis vector। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि x जो है वो बिलोंग करेगा वेक्टर के साथ, तो फिर उनका हर सोल्यूशन अगर यूनिकनेस को जाहिर करे तो इन्हें हम पहले अलग अलग कर लेते हैं कि अगर x बराबर हो हमारे पास ये चीज़, ठीक है, c1 से लेके जो ये दिया हुआ है, इसी तरह अगर x बराबर हो इस चीज़ के, अब सिर्फ और सिर्फ किया क्या है कि हमने स्केलर को चेंज किया यूनिकनेस को जाहिर करने के लिए। अब वी विल शो दैट द कोफिशिएंट्स आर एक्चुअली इक्वल, कि अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं तो फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, ठीक है, 3 from 2, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, c1 माइनस d1, c2 माइनस d2, cn से लेके माइनस dn तक। अब यहाँ पे चूँकि उसने कहा था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हों बेसिस बी के लिए, यानी बी जो है वो छोटा सा बेस में है, अगर ये इस तरह हो तो फिर इनके जितने भी ये कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे मस्ट ऑल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो के बराबर है, c1 माइनस d1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी c1 माइनस d1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस d1 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस का d1 होगा। c1 माइनस d1 अगर ये ज़ीरो के बराबर हो, यहाँ से ये इस तरफ जब आएगी हमारे पास वैल्यू, तो c1 इज इक्वल टू d1 होगा। इसी तरह c2 माइनस d2 इज इक्वल टू जब ज़ीरो के होगा तो फिर क्या होगा कि c2 माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वो हमारे पास c2 इज इक्वल टू d2 बनेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि cn से लेके हमारी वो सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं cn से लेके dn तक, तो फिर x जो है वो क्या करता है, एक यूनिक को जाहिर करता है, यानी यूनिकनेस को जाहिर करता है। अब b कोऑर्डिनेट ऑफ x, सपोज करते हैं कि b आपके पास ये हो, इज़ द बेसिस ऑफ फॉर v एंड x इज़ इन v, और जो x है वो वेक्टर स्पेस में है और उसे रिलेट करता है। तो फिर हम उनका जो विजिट्स बनता है, जैसे ये ऊपर स्केलर थी, अब यहाँ पे विजिट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अगर x बराबर हो यहाँ ये चीज़ के, ठीक है, तो नोट उन्होंने दिया हुआ है कि c1 से लेके अगर उनके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं तो वेक्टर r की पावर n, तो ये चीज़ x ये बेसिस b है, ठीक है, छोटा सा बेस में b है, ये इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेट टू b और b कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो फिर b जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ x का कोऑर्डिनेट कहलाता है।
सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, उसने कहा कंसीडर करें कि बी अगर B1 और B2 हो, ठीक है, फॉर R2 यानी दो वैल्यूज़ के लिए, उसमें दो वैल्यूज़ हैं आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर या ऑर्डर पेयर में क्या लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि R2 है हमारे पास, वेयर जबकि B1 अगर ये हो और B2 ये हो, तो फिर आपने सपोज करना है कि x इन R2 हैज़ द कोऑर्डिनेट वेक्टर आपके पास ये हैं, देन आपने फाइंड करना है x अगर आपने मालूम करना है। अब चूँकि हम पीछे भी पढ़ के आए, अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी वो 2 तक जाएगी, n इज़ इक्वल टू 1 एंड n इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास ऊपर हम एक यूनिकनेस के लिए एक थ्योरम पढ़ गए थे यूनिक के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था हमारे पास कि x इज़ इक्वल टू C1 B1 C2 B2 C3 B3 Cn से लेके Dn तक n टाइम्स तक, यानी हमने वो पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है कि उसने कहा है कि हमने जो कि सिर्फ R2 तक मालूम करना है, तो फिर x बराबर है C1 B1 और C2 B2 है। तो हमने उन्हें प्लस किया C1 B1 प्लस C2 B2। तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने उस थ्योरम को इस्तेमाल किया, यूनिकली डिटरमाइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड द बेसिस दैट इज़। तो फिर हमारे पास ये बनता है, हमने सिंपल इसमें प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद क्या किया कि हमारे पास C1 की कीमत ये थी -2 और C2 की हमारे पास कीमत थी 3। तो फिर B1 हमारे पास क्या है, ऊपर उसने मेंशन की हुई है कि B1 अगर 1 और 0, B2 आपके पास 1 और 2। सिंपल आपने इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 1 ज़र 2 और ये 2 0 ज़र 0 हो जाएगा। इसी तरह 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6 होगा। बाद में सेम इन्हें ऐड किया, ठीक है, चूँकि सेंटर में प्लस का साइन है, 3 प्लस -2 वो हमारे पास बनेगा 3 - 2 1 और 6 + 0 6 होगा। तो आपके पास ये x की कीमत बनती है। उसके बाद उसने कहा है कि लेट अस अगर आपके पास V1 V2 एंड V3 ऑन द बेसिस ऑफ R3। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स भी 3 हैं और जो इनके जो पेयर्स हैं ऑर्डर पेयर जो, वो भी हमारे पास 3 हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये जो 3 दी हुई हैं। अब अगर हमारे पास V1 V2 और V3 की कीमतें दी गई हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर ये मालूम करना विद रिस्पेक्ट टू s के लिहाज से। अब क्या है कि वेक्टर V के बेस में उन्होंने कहा है कि छोटा सा एक, जिस तरह हमारे पास ये s है ना, हमने इसी तरह बेसिस s के साथ भी मालूम करना है जो ये दिया हुआ है, ठीक है, बेसिस s। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सेकंड एग्जाम हमारे पास बनता है फाइंड द वेक्टर V इन R3 हुज कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जो कि ये दिए हुए हैं। अब उसने कहा चूँकि सिंस बेसिस उसकी वो R3 बनती हैं, अब n इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3 तक वैल्यूज़ जाएंगी, तो C1 V1 C2 V2 और C3 V3 बनेगा। अब चूँकि विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास वेक्टर ऑफ V के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमने इसके हिसाब से अब मालूम करना था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ V1 V2 एंड V3, तो सिंपल हमने स्केलर और वेक्टर को साथ लिखा, बाद में उनमें प्लस लगाया और ऊपर हमारे पास उन्होंने C1 C2 और V1 V2 और V3 यानी C3 इनकी वैल्यूज़ दी हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास S ये हो, ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर V अगर आपके पास ये हो, तो आपने मालूम करना है x बराबर है 5 -1 एंड 9, ये आपके पास दिया हुआ है V की कीमत, ठीक है। तो ये आपने मालूम करना है। तो C1 की कीमत की जगह पे C1 की लगाएंगे, V1 की लगाएंगे, इसी तरह C2 V2। अब हमें C1 C2 और C3 की कीमतें नहीं पता, आपने सिंपल इन्हें इक्वेशंस बनाया, इन्हें इक्वेट किया, C1 इस वाली वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, इसके और इसके, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के बराबर होंगी और इसी तरह दूसरी, फिर दूसरी और फिर दूसरी, इस तरह जो रह जाएंगी वो तीसरी वो तीसरी के बराबर होगी, तीसरी इक्वेशन। यानी C1 प्लस 0 C2, यहाँ पे 0 C2 आएगा, 0 C2 प्लस 4 C3 जो कि ये है 4 C3, ये बराबर है 9 के। तो इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। अब इनमें से आपने क्या करना है, इनमें से आपने ये करना है कि किसी एक इक्वेशन में से आपने C1 C2 और C3 की कीमतें निकाल लेनी है। अब कीमतें निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें C2 मिसिंग है, या C1 है और या फिर C3 है, तो यहाँ से हम इसकी कीमत निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे कि इस इक्वेशन को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो वो बनेगा C1 = 9 - 4 C3।
अब यहाँ से हमारे पास C1 की कीमत आ गई है, जो कि एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, एक इम्प्रॉपर वैल्यू है, चूँकि हमें ना C1 की कीमत पता है और ना ही C3 की पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि C1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से C1 ख़त्म हो जाएगा और C3 या C2 की कोई प्रॉपर वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक इक्वेशन आपके पास ये बनी है, लेकिन यहाँ भी प्रॉपर हमें वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर C3 या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम उसमें से निकाल लेंगे। वरना क्या आएगा, C1 यहाँ से C2 की कीमत निकाल लें, तो इन्हें इसी किसी और इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहाँ से आप एक प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो आसान तरीका लगे आप उसको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं होता कि हैंड आउट्स को ही आपने फॉलो करना है, ये सिर्फ एक आपको आइडिया दिया जाता है। उसके बाद आपने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई। अब यहाँ पे आपके पास कोई किसी एक इक्वेशन में C1 आपने जो ख़त्म कर लिया, या C1 की जगह पे आपने उनकी कीमतें दर्ज कर ली हैं, आपके पास C2 और C3 रह गया था। बाद में आपने उन दो इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, या उनमें जो वैल्यूज़ बनती हैं कोफिशिएंट उनके के साथ जो भी वैल्यू है आपने वो सेम बनाई, कांस्टेंट जो थी, किसी एक को सब्ट्रैक्ट किया ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, और उसके बाद फिर आपके पास किसी एक की प्रॉपर वैल्यू आ जाए। जब किसी एक की आपके पास प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उस इक्वेशन को किसी और इक्वेशन में पुट करके किसी दूसरी वैल्यूज़ की आप प्रॉपर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब C2 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसी में अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास C3 की वैल्यू आ जाएगी। -C3 इधर आके प्लस का C3 होगा, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और C2 की कीमत यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, -2 और +4 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास वो फिर C3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो C3 = 2 के आ गया। इसी तरह फिर अब C3 की वैल्यू आ गई। अब C3 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें, बेशक आप इसमें पुट कर लें, कोशिश ये करनी है कि जो आपने चेंज ना की हो इक्वेशन, उस इक्वेशन में पुट किया करें। तो वहाँ से फिर आपके पास 3 वैल्यूज़ निकल आएंगी, C1, C2 एंड C3 की। तो उसके बाद आपने चूँकि वेक्टर मालूम करने थे, V की कीमत तो फिर इस इक्वेशन में पुट की, और यहाँ से आपने वो वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद हमारे पास है एक ये एग्जांपल दी हुई है, C1 P3 तक मालूम करनी थी, P2 तक है, तो रिलेटिव टू उसने कहा कि अगर इसके हों तो फिर आपने ये मालूम करना है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर A रिलेट करते हो बेसिस S के साथ। ठीक है, अब फिर छोटा सा बेस आ गया S में, S यानी हमारे पास अगर S बराबर हो इस चीज़ के, A1 से लेके A4 तक है, और A1, A2, A3 एंड A4 की अगर उसने आपको वैल्यूज़ दे दी गई हूँ, तो फिर आपने क्या करना है कि अब 4 वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। A की कीमत आपने मालूम करनी है, उसकी बेसिस ये हैं, A = C1 A1, C2 A2, C3 A3, C4 A4, और इसी तरह फिर आपके पास क्या है कि A = C1 2 3 4। ठीक है, आपने ये निकाल ली। उसके बाद फिर इक्वेशन को इक्वेट किया, पहली एंट्री के बराबर पहली रो की, इसी तरह दूसरी एंट्री दूसरी रो के बराबर, 2 1 जो है वो 2 1 के बराबर होता है, या 1 2 1 2 के बराबर है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर इनके ऑर्डर आपस में बराबर है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, लिहाजा हम इनको आपस में बराबर ही रख लेते हैं। उसके बाद इन इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इक्वेशंस का नाम देने के बाद यहाँ से आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं ऑलरेडी। अब इनमें से अगर 2 वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, इनमें से आपने C1 और C2 दोनों में है, लेकिन आपने किसी एक की यानी वैल्यू को एलिमिनेट करना है ताकि दूसरी का आपके पास प्रॉपर आंसर आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको अगर आप इसमें ऐड कर दें, अगर इसको आप इसमें ऐड करेंगे -C1 + C1 से कैंसिल हो जाएगा, C2 और C2 आपके पास 2C2 बनेगा = 2, तो फिर C2 = आपके पास बन जाएगा 1। फिर उसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, बेशक इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो वहाँ से आपके पास C1 C2 एंड C3 एंड की भी वैल्यूज़ की सबकी आपके पास वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद है ग्राफिकल इंटरप्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफिकली अब आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से आपके पास उसने कहा है कि B1 जो है वो E1 के बराबर है, B2 और वो E2 के बराबर होगा। ठीक है, B1 अगर आपके पास ये हो, B2 ये हो, और एक कोई वेक्टर आपके पास ये है, तो आप इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है कि B1 जो है आपके पास 1 0 के बराबर है, ये उसने XY कोऑर्डिनेट्स के ऊपर उसे रिप्रेजेंट करवा रहा है। 1 एंड 0 आपके पास था B1, जो B के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो 1, 0 हैं। अब इसमें जो पहले कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये X के कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो दूसरे हैं वो Y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब X एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या करना है कि 1 और 0 है हमारे पास,
अब ज़ीरो तो चूँकि यहाँ पे होता है, ज़ीरो और कोई भी आपके पास अगर नंबर हो वो खा वो पॉजिटिव में हो खा वो नेगेटिव में हो, जब आपने उसको लिखना होता है, अब चूँकि ज़ीरो और वन है सिर्फ, तो वन यहाँ पे है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। ये आपके पास आ गया 1 एंड 0। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट था, अब दूसरे में हमारे पास 0 नहीं है, b2 इज इक्वल टू 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हम क्या करेंगे कि ये 1 है लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे उसने जो हाईलाइट किए हुए तो वो पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये 1 एंड 2 का पॉइंट बनता है, 1, 2 लिख भी देता हूँ मैं। उसके बाद तीसरा है 1 एंड 6। 1 एंड 6 के हम क्या करेंगे कि यही हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 6 था, जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे वो पॉइंट लगाना होता है। तो इस तरह हम इन वैल्यूज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हमें दी हुई उन्होंने। उसके बाद हमारे पास सेम ऊपर जो हम एग्जांपल्स करके हैं उसी तरह है बिल्कुल ये, लेकिन इसमें क्या है कि इन्वर्स आ गया। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि b1 अगर ये हो, b2 ये हो और x अगर आपके पास ये हो, तो फिर आपने b बराबर है इस चीज़ के, तो फिर आपने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर x रिलेटिव टू b। अब चूँकि उसने कहा है कि ये b कोऑर्डिनेट यानी c1 c2 को सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे c1 और साथ में v1 या b1, ठीक है, और इसी तरह प्लस c2 b2 इज इक्वल टू x के बनता है। ठीक है, ये दिया हुआ है b1 b2 और ये आपके पास x के बनता है। अब b1 b2 इज इक्वल टू उसने कहा x के। नाउ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने इन्वर्स मालूम करना है इसका। इन्वर्स जब हम मालूम करेंगे, इन्वर्स मालूम करने का तरीकाकार क्या है कि जिस चीज़ का आपने इन्वर्स लेना है, लेट से आपने a का इन्वर्स लेना है, a का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होता है, ये 1 है, a इन्वर्स बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a का यानी मक्ता लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a डी जे और साथ में a। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, यानी मॉड कैसे लेते हैं और एडजॉइंट कैसे लेते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्वर्स मॉड आप जब लेते हैं किसी नंबर का, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, यानी ये जो मॉड ऑफ है, तो 2 1 2 होगा, सेंटर में फार्मूले का माइनस लगेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो -1 होगा, तो ये आपके पास बनेगा 2 + 1 आपके पास 3 बनता है। तो ये आपके पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, आप इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं दूसरे दो के साइन। अगर आप यहाँ पे देखें आपको -1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास +1 है और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। बाद में सिंपल आपने इसे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसी नंबर, उसने कहा कि लेट से अगर आपके पास ये नंबर आपके पास हो, ठीक है, c1 c2 उसने लिखा हुआ जो, तो ये अगर आपके पास हो तो यहाँ से क्या किया है फिर कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू x के था, यानी हमने c1 और c2 की कीमतें मालूम करनी थी। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को आप 1/3 फिर प्लस 5 × 1/3 आएगा। इसी तरह 4 × -1/3 फिर प्लस 2 × 5/3 आएगा और बाद में जो आपके पास आंसर आता है वो c1 एंड c2 का होगा। तो फिर यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ निकल आती हैं, बाद में नीचे से सिर्फ मैप किया हुआ है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स की आप मैपिंग कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट्स की कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते क्या हैं कि लेट से अगर एक p पॉइंट है, p के कोऑर्डिनेट्स लेट x एंड y है, तो जो x और ये y कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको जहाँ पे जो वैल्यूज़ दी होंगी उसके हिसाब से हम इन्हें मैप करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है x इंटू बेसिस ऑफ b, छोटा सा b बेसिस में है। उसके बाद ये आपके पास एक थ्योरम दिया हुआ है कि लेट अगर b बराबर हो b1 से लेके bn तक, बी द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस v, देन उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x अप्रोच करता है, ठीक है, x इम्प्लाइज टू x इंटू b, यानी बेसिस x के लिहाज से हैं। अब उसने कहा इज़ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v ऑन टू r की पावर n। इसे हम प्रूव करेंगे u एंड w, लेट से u इज इक्वल टू c1 b1 cn से लेके इसी तरह w अगर ये हो, इन दोनों को अगर हम सम करें, ये हम इसे पहले कुछ लेक्चर कवर कर गए हैं, उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे, उसको इस्तेमाल किया हुआ है कि, तो ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें सम किया, c1 प्लस c2 इसी तरह cn तक जा रही थी c की वैल्यूज़, और इसी तरह d1 d2 एंड dn तक जा रही थी हमारे पास वैल्यूज़। इसी तरह b1 b2 b3
ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है कि अगर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज़ को अगर हम अलग कर लें, सेंटर में प्लस जो है वो साइन यहाँ पे आ जाए और इसको अलग कर लें, और ये वैल्यू थी हमारे पास u ऑफ b और ये w ऑफ b की। हमने किया क्या है कि u एंड w को अलग अलग करके हम ये प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह कोई नंबर स्केलर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो स्केलर नंबर उससे पहले आ जाता है। तो यहाँ पे भी नीचे भी वही प्रूव किया होगा कि हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की हुई है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ के आए हैं हम पीछे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 इसने कहा यूज़ द कोऑर्डिनेट वेक्टर टू वेरीफाई दैट द पोलिनोमियल, अगर आपके पास ये हो 1 0 और 2, ठीक है, अगर हम इन्हें कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखें तो ये उसने कहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर 1 0 और ये 2, चूँकि यहाँ पे हमारे पास t मिसिंग है, 0t हम अपने पास से लिख सकते हैं वैसे, 0t प्लस का 0t, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 1 एंड 5, तो ये वो दिया हुआ है 4 एंड 1 एंड 5। इस तरह 3 2 एंड 0, ठीक है, 3 2 एंड 0। तो फिर ये चीज़ आपके पास बनती है। उसके बाद आपने इसे रिड्यूसिंग किया हुआ है बाय रो एचलन फॉर्म के अंदर, या फिर आप इसे किसी भी और तरीके के साथ आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। आपने इसे रिड्यूस किया। रिड्यूस करने का तरीकाकार क्या है कि आपने यहाँ पे 0 बनाना होता है, इसके साथ फिर 0 बनाना होता है। तो इसे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, यानी कॉलम R4 को आप R3 को आप माइनस करें, R1 R2 ये आपके पास पहली रो है, ठीक है, ये नीचे R2 है और नीचे उसके बाद R3 है। आपने करना क्या है कि R3 को अगर आप माइनस कर देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह फिर अगेन जो चीज़ आपके पास बचती है फिर आप उसको इसके साथ माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। या फिर अगर 0 नहीं बनता है तो उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि इसमें जो चीज़ आपके पास इजाफी होती हैं वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि इट इज़ ईजी टू चेक डेट द कॉलम ऑफ 3, कि जो उसकी कॉलम ऑफ 3 ऑफ ए का जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। जो इसका तीसरा कॉलम बनता है वो हमारे पास क्या है कि वो 2 टाइम्स है, ठीक है। और इसी तरह उसका जो सेकंड कॉलम बनता है उसमें वो 5 टाइम्स है, यानी इसमें 5 ज़्यादा बनते हैं। तो ये हमारे पास जो इजाफी वैल्यूज़ आई हैं इन्हें अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास वैल्यूज़ दूसरी वैल्यूज़ के बराबर आ जाएंगी। तो फिर उसने कहा है कि 3 + 2t, हमारे पास ये क्या है जो ये बताया हुआ है 3 + 2t इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ ये एंड 5 टाइम्स ऑफ दूसरा कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। तो ये चीज़ हमने लिख ली और ये चीज़ आपके पास आंसर आ गया। हमें लीनियरली ही चाहिए था तो हमने लीनियरली ही लिख लिया। लेट करेंगे v1 अगर आपके पास ये चीज़ हो, v2 ये हो, तो b इज इक्वल टू v1 एंड v2। तो वही सेम सिंपल x वाली साइड पे c1 v1 और c2 v2 वो आपने वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद मैपिंग की हुई है। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फिर हमारा लेक्चर नंबर 23। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।